जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कानून शहादत ऑर्डर के हवाले से हमने पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो किए हैं। आज उसी सिलसिले में हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें पहले हमने जो है वो डिस्कस किया था कि हु इज़ ए कम्पिटेंट विटनेस एंड हु इज़ एन इनकम्पिटेंट विटनेस, और उसकी विटनेस की क्वालिफ़िकेशंस को हमने देखा। और इसके साथ साथ हमने जो है वो उसमें एक्सेप्शंस को देखा कि कौन से लोग जो हैं वो, एक जनरल स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया कि ऑल पर्सन्स आर कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, और उसके बाद फिर एक लंबी लिस्ट थी जिसमें हमने उसकी एक्सेप्शंस को काउंट किया कि कौन कौन से लोग जो हैं वो विटनेस नहीं हो सकते कोर्ट में किसी भी सूट या केस में किसी भी हवाले से एविडेंस देने के हवाले से। वो बात काफ़ी हमारी लेंथी चली। उसमें हमने एडवोकेट्स की बात की, हस्बैंड एंड वाइफ की बात की, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की बात की, स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात की, और एक ऐसा शख्स जो कि विटनेस है उसके टाइटल डीड्स की प्रोडक्शन की बात की, और इसी तरह से हमने जजेस और मजिस्ट्रेट की बात की थी कि वो भी सर्टन मैटर्स में एविडेंस देने के लिए कम्पिटेंट विटनेस नहीं है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 15 से, जो जिसका टाइटल है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। इसकी मैं सबसे पहले तो रीडिंग करता हूँ, तो फिर उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceedings upon the ground that the answer to such question will criminate or may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose such witness to a penalty or forfeiture of any kind। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी भी सूट में, किसी प्रोसीडिंग्स में, सिविल हों या क्रिमिनल, उनमें किसी भी पार्टी की तरफ से विटनेस के तौर पर जब पेश हो गया कोर्ट में, और विटनेस बॉक्स में जब आके वो खड़ा हो गया, तो अब उसका एक स्टेटस जो है वो एक विटनेस का इस्टेब्लिश हो गया। अब विटनेस की एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, और सर्टन जो हैं वो राइट्स हैं, जिसको हम ऑफ एंड ऑन इस कानून शहादत ऑर्डर में एक्सप्लोर करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। तो जब वो विटनेस के तौर पर आ गया, तो विटनेस के तौर पर आने के बाद कोई भी उससे ऐसा क्वेश्चन जो कि एडवर्स पार्टी का एडवोकेट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछता है, क्वेश्चन ऐसा है कि वो हमारा जो फैक्ट इन इशू है इस केस में, क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग में जो इन्वॉल्व फैक्ट इन इशू है, उससे रिलेटेड है, या वो क्वेश्चन जो है वो किसी रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। दूसरे अल्फाज में वो क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है, और उसकी नेचर या एक्सटेंट ऐसी है कि कोर्ट समझती है कि इसका जवाब लेना ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब हमारी एक डायरेक्शन सेट करेगा, हमें ये बताएगा कि फ़ैक्ट्स क्या हैं इस केस के। नंबर 1 तो चीज़ ये है कि वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट शुड बी रेलिवेंट। So if the question is irrelevant, then this whole article will not apply. This will only be operative when the question which is being asked is established to be a relevant question within the context of कानून शहादत ऑर्डर। अब ये बात तो होगी कि जी वो क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट है, वो हमारे फैक्ट एंड इशू या रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके जवाब में जो है वो उसके जवाब में वो विटनेस जो है वो जवाब देने से जो है वो इनकार नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, सिर्फ इस ग्राउंड की बुनियाद पे कि जी अगर मैंने इसका जवाब दिया तो आई विल बी क्रिमिनेटेड, तो
तो मेरी अपनी कोई क्रिमिनलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, मेरी अपनी कोई फॉरफीचर हो जाएगी, या मेरे पे किसी किस्म की कोई पेनल्टी जो है वो इम्पोज़ हो जाएगी, तो ये तमाम ग्राउंड्स लेके वो उस क्वेश्चन का जवाब देने से रूगर्दानी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी ये लाइबिलिटी होगी कि उस क्वेश्चन का फिर वो जवाब दे। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है जी, उसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच आंसर विच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव shall subject him to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such answer। अब हमने ये बात तो कर ली कि जी जब वो विटनेस के तौर पर आ गया और क्वेश्चन उससे रेलिवेंट पूछा गया तो उसका जवाब देने से वो इनकार नहीं कर सकता इस बुनियाद पे कि वो क्रिमिनेट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज़ हो जाएगी, उसकी जायदाद की ज़ब्तगी हो जाएगी। तो मतलब उसको हमने कंपेल कर दिया, कानून के मुताबिक वो उसका जवाब देने का पाबंद है। अब चूँकि हम उससे ज़बरदस्ती उसका जवाब ले रहे हैं, लिहाजा उसको किसी किस्म की जो है वो उसको प्रोटेक्शन भी कानून ने जो है वो ग्रांट करनी है, ताकि वो जिस बात से डर रहा है, जिस क्रिमिनलिटी से डर रहा है, उसको हमने ये तो कह दिया कि भी नहीं आप जवाब दें, अब उसको प्रोटेक्शन भी देनी है कि उसी बात को बुनियाद बना के उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कोई क्रिमिनल इंक्वायरी या कोई क्रिमिनल केस जो है वो लॉन्च ना किया जाए। ये प्रोटेक्शन देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि विटनेस को हमने कॉन्फिडेंस में लेना है। फ़िलहाल जो मैटर इन हैंड है उसको हमने डिसाइड करना है, और उसके लिए जो है वो हमें विटनेस को जो है वो फैसिलिटेट करना है, उसको गारंटी करना है कि वो जो हम सवाल इस मौके पे पूछ रहे हैं उसका जवाब दे, इस बात से कतई नज़र कि उसकी कोई क्रिमिनलिटी या उसकी कोई फॉरफीचर या उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है। लिहाजा उसको ये प्रोटेक्शन दी गई है कि उस जवाब की बुनियाद पे जो सवाल पूछा गया था और जिसके ऊपर कंपेल किया गया था, उसको बुनियाद बना के उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्रिमिनल केस जो है वो लॉन्च नहीं किया जा सकता, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, उसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, और ना ही उसकी वो बात जो है वो एविडेंस किसी दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसके ख़िलाफ़ साबित की जा सकती हैं कि जी फ़लाँ जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई थी उसमें इस विटनेस ने ये जो है जवाब दिया था और इसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी ये क्रिमिनलिटी जो है वो बनती है, लिहाजा इसकी बुनियाद पे इसको मौजूदा जो केस है, जो एक डिफरेंट केस है, इसमें इसको जो है वो पेनलाइज किया जा सके। लेकिन उसको पेनलाइज किया जा सकता है अगर वो जो सवाल जिसका जवाब लेने के लिए हमने उसको कंपेल किया और उसका जो उसने जवाब दिया, अगर वो जवाब अज़ खुद ही वो एक जो है वो गलत बयानी हो, वो फॉल्स एविडेंस हो, वो परजरी हो, ठीक है ना जी। तो चूँकि अब उसने कोर्ट को जो है वो मिसलीड किया है, कोर्ट ने या लॉ ने जो उसको ड्यू प्रोटेक्शन दी थी उसको उसने ऑनर नहीं किया, बल्कि उसके बावजूद जो है उसने असल जो बात है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है और हक़ाइक़ बयान नहीं किए, बल्कि कोर्ट को एक दूसरी बात बता दी और कोर्ट को मिसलीड किया और कोर्ट जो बात जानना चाहती थी वो नहीं बताई। तो इस बुनियाद पे उसको जो है वो फॉर परजरी और फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड। तो ये बात होगी जी आर्टिकल 15 की। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 16 जो कि है अकम्प्लिस से रिलेटेड, जिसको कि हम उर्दू में वादा माफ गवाह भी कहते हैं। इसको देखते हैं कि जी एन अकम्प्लिस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड पर्सन except in the case of an offense punishable with had। accomplice जो है जिसको हम वादा माफ गवाह भी कहते हैं, जो कि एक को एक्यूज होता है,
प्रिंसिपल एक्यूज नहीं होता, प्रिंसिपल एक्यूज कोई और होता है, ये को एक्यूज होता है। इसका जो रोल होता है वो कंपैरेटिवली एक लेसर रोल होता है उस ऑफेंस के कमीशन में। जो मेजर रोल होता है वो एक दूसरे शख्स का होता है, ये फैसिलिटेटर होता है, ये अबैटर होता है, या ये किसी भी हवाले से उसकी एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये जो दूसरा शख्स है जो को एक्यूज्ड है, जिसका रोल जो है वो माइन्यूट है उस ऑफेंस के कमीशन में, और एक प्रिंसिपल एक्यूज के साथ मिलकर उसने काम किया है, इसकी बात हो रही है कि ये भी एक कम्पिटेंट विटनेस है, ये भी एक कम्पिटेंट विटनेस है। सर्टन मैटर्स में कोर्ट जो है इसकी एविडेंस जो है उसको जो है वो इंटरटेन करेगी, उसको सुनेगी और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, ट्रायल का हिस्सा बनेगा, और उसकी एविडेंस की बुनियाद पे कन्विक्शन या एविक्शन जो है वो कोर्ट जो है वो भी कर सकती है। एक तो बात ये हो गई। लेकिन उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है अकम्प्लिस की, या उसकी जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है, वो हदूद लॉज जो हैं उनमें नहीं है। हदूद के जो केसेस हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल है, ज़िना के हवाले से है, कत्ल के हवाले से है और कज़फ़ के हवाले से है, हदूद लॉज के तहत अगर कोई ट्रायल हो रहा है तो उसमें अकम्प्लिस जो है उसकी एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हदूद लॉज में एविडेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो इट्सेल्फ हदूद लॉज ने ख़ुद जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, जिसमें कि है कि 4 मर्द गवाह हों, तज़किया शहूद पे पूरे उतरते हों, ऑफेंस होते हुए उन्होंने अपनी आँखों से देखा हो, कानों से सुना हो, और कभी भी कोई गुनाह कबीरा कमिट ना किया हो। तो वो उसके लिए हदूद लॉज के हवाले से एविडेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हैं जो कि उनके अंदर इटसेल्फ मौजूद हैं। उनमें अकम्प्लिस की गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन हदूद लॉज के अलावा बाकी तमाम जितने मामलात हैं उनमें वो मॉनेटरी हैं, फाइनेंशियल हैं या अदरवाइज़ हैं, उनमें अकम्प्लिस जो है उसकी एविडेंस जो है वो काबिल कबूल है, और उसकी बुनियाद पे प्रिंसिपल एक्यूज को पनिश भी किया जा सकता है। एंड ए कन्विक्शन इज़ नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। और अकम्प्लिस की एविडेंस की बुनियाद पे कोर्ट जो कन्विक्ट करेगी किसी शख्स को और उसको पेनलाइज करेगी, उसको कुछ सज़ा देगी, वो सज़ा या वो कन्विक्शन या वो फ़ैसला या वो ऑर्डर कोर्ट का जो है वो सिर्फ इसी बात की बुनियाद पे इलीगल कंसीडर नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड लॉ कंसीडर नहीं किया जा सकता कि जी ये जो कन्विक्शन है या ये जो जजमेंट है कोर्ट की, दैट इज़ बेस्ड सोलली अपॉन द बेसिस ऑफ सिंगल एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस। कि जी ये तो सारा जो ट्रायल है या ये जो सिंगल एविडेंस इसमें मौजूद थी वो भी अकम्प्लिस की थी, वो ख़ुद शरीक जुर्म था, ठीक है जी, वो ख़ुद वादा माफ़ गवाह बना, वो ख़ुद को एक्यूज था, और एक जो क्रिमिनल है, एक जो जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो एक ट्रस्ट वर्दी विटनेस नहीं था, उसकी बात पे रिलाय करके ये सारा ट्रायल किया गया है। लिहाजा ये एक इलीगल जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री है, लिहाजा इसको नल एंड वाइड करार दिया जाए। तो कानून शहादत ऑर्डर कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना जी। इस बात को बुनियाद बना के कि जी ये एक अकम्प्लिस की अनकरोबोरेटेड एविडेंस है कि जी इसको करोबोरेट नहीं किया गया, ठीक है, आपने अकम्प्लिस की एविडेंस ले ली, लेकिन दिस मस्ट हैव टू बी करोबोरेटेड विद द अदर अवेलेबल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, circumstantial evidence, medical evidence, or electronic evidence, any type of evidence whichever is available, so it must be corroborated। okay, this is fine। ये तो बात एक लॉजिकल है कि जहाँ पे इस तरह की एविडेंसेस अवेलेबल होंगी वहाँ पे कोर्ट की भी ये ज़िम्मेदारी है
कि वो इन एविडेंसेस को ऑन बोर्ड ले और जो अकम्प्लिस है उसकी एविडेंस को कोरोबोरेट करे, क्योंकि बहरहाल हम मुकम्मल तौर पर वेटेज उसकी एविडेंस को नहीं दे सकते। ये बात ठीक है कि वो भी एक को अक्यूज़्ड है, वो भी एक क्रिमिनल शख्स है, वो भी कोई पायस या कोई बड़ा इज़्ज़तदार शख्स नहीं है जिसकी बात को बुनियाद बना के हम केस का फ़ैसला दे रहे हैं। तो ये बहरहाल ये बात अपनी जगह पे ठीक है कि उसकी एविडेंस को कोरोबोरेट किया जाना चाहिए। ये लॉ की ये मंशा भी, लॉ की ये विश भी है कि दिस मस्ट बी कोरोबोरेटेड, और अगर कोरोबोरेट हो जाती है तो फिर उसको कन्विक्ट किया जाए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होंगे, कुछ मामलात ऐसे भी होंगे, बल्कि अकम्प्लिस की एविडेंस की सूरत में तो ज़्यादातर मामलात ऐसे होंगे कि जहाँ पे दूसरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होगी। दूसरी एविडेंस अवेलेबल सर्कमस्टांशियल, मेडिकल या टेक्नोलॉजिकल एविडेंस या कोई भी दूसरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है तो ही आपको अकम्प्लिस की एविडेंस लेनी पड़ रही है ना। अगर तो दूसरी एविडेंस भी अवेलेबल हो तो फिर आप प्रिंसिपल अक्यूज़ के साथ साथ अकम्प्लिस को भी जो है वो कन्विक्ट करें और दोनों को सज़ा दें। ऐसे केसेस में आम तौर पर होता ये है कि एविडेंस जो है वो अवेलेबल ही नहीं होती, जिसकी वजह से आप फिर जो है वो अकम्प्लिस को वादा माफ़ गवाह बना के उससे इंफॉर्मेशन जो है, उससे फैक्ट्स जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक जो लेसर एक क्रिमिनल जो है उसको आप इवैक्यूएट करके आप जो है जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड जिसका मेजर रोल होता है उसको कन्विक्ट करते हैं। तो जहाँ ये अनकोरोबोरेटेड है तो भी ये इस बुनियाद पे इल्लीगल नहीं है कि जी ये जो कन्विक्शन है ये इल्लीगल नहीं है। यही आर्टिकल जो है वो सेक्शन 133 की सूरत में वो बिल्कुल इसी वर्डिंग के साथ एविडेंस एक्ट 1872 का भी हिस्सा था, और इसमें कोई चेंज जो है ये कानून शहादत आर्डर को जो है वो लेके आने के बाद कोई नहीं की गई। दैट्स इट फॉर